बाबू आप लोग को हम फ्रांस की जो क्रांति है उसका कारण बता दिए ना, कुछ कुछ राजनीतिक कारण बता दिए हैं और एक सामाजिक कारण बताए थे आपको। सामाजिक कारण में क्या बताए थे कि वहाँ की जो समाज थी 3 वर्गों में बटी थी, 3 स्टेट में बटी थी। और तीनों स्टेट का नाम बता दिए थे कौन से किस में रहते थे, है ना। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 गो था ना। फर्स्ट स्टेट में बताइए मेरे भाई, फर्स्ट स्टेट में कौन लोग रहते थे? फर्स्ट स्टेट में कौन लोग रहते थे? पादरी कुलीन वर्ग के लोग, सॉरी पादरी और चर्च के लोग रहते थे, है ना। रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, पीछे का। तो कुलीन वर्ग थे और कौन थे? चर्च के लोग थे। द्वितीय स्टेट में कौन लोग रहते थे? कुलीन वर्ग थे। और तृतीय स्टेट में कौन लोग रहते थे? जनसाधारण यानी सामान्य लोग रहते थे। जैसे ना देखिए, फर्स्ट जो स्टेट था ना बाबू, जो पहला स्तर था उसमें ना बहुत अमीर धार्मिक लोग थे, ठीक है। दूसरा में कौन थे? कुलीन यानी सामंत, जमींदार जो होता है ना, जमींदार, गांव का एक जमींदार होता था उस समय, तो जमींदार था, सामंत था द्वितीय स्टेट में। और तृतीय में कौन था? सबसे बेचारा गरीब आदमी था, समझ गए, किसान, मजदूर, पशु मत्स्य पालन करने वाला, पशुपालन करने वाला, कृषि किसान था ये सब। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ठीक है, समाज बटा था, ठीक है। समाज बटने के साथ साथ उसकी उसकी जो पत्नी थी बहुत खर्चीली थी, वर्साई के महल में बहुत अंधाधुंध पैसा खर्चा करता था। अब प्लस में 10 लिबरे डॉलर दिया था, कहाँ पता है आप लोग को? 10 लिबरे दिया था पैसा फ्रांस, लुई सलाम आकिस को, पता है, अमेरिका को 13 उपनिवेश छुड़ाने के लिए। बताया था ना आप लोग को, 13 उपनिवेश को छुड़ाने के लिए। उसके बाद 13 का उपनिवेश गुलाम था ना, हम बताया था ना कि फ्रांस उसका हेल्प किया था उस समय। तो रसद सामग्री पहुंचाया था, पैसा दिया, समझ गए, अस्त्र शस्त्र सब चीज़ दिया, कहाँ नहीं दिया फ्रांस। क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था, इंग्लैंड से हार गया था ना फ्रांस, इसलिए किसका समर्थन कर दिया? अमेरिका का। तो देखिए, अमेरिका से ही प्रेरणा लेकर के यह क्रांति हुई थी फ्रांस की। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। प्रेरणा किससे मिली थी? अमेरिका से। अमेरिका की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता हुई थी ना 1776 में, खुद से कह देगा हम क्या हैं, आज़ाद हैं, बोला था ना अमेरिका वाला 4 जुलाई को 1776 को। तो उसी को देख के लोग को प्रेरणा मिला कि हम लोग कहीं नहीं अपने राजा के खिलाफ लड़ सकते हैं, तानाशाह राजा के खिलाफ। तो बहुत सारी कारणें थी फ्रांस क्रांति होने में बाबू, समझ गए। फ्रांस क्रांति बहुत सी कारणें थी। राजा का निरंकुश होना, तानाशाह राजा था, कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। बहुत सारा मतलब टैक्स लगा के रखा था। फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट को कोई कर नहीं देना था, तृतीय स्टेट को लोग को कर देना था, मालूम है ना, टैक्स देना था। वो भी 3 गो टैक्स, एगो राजा के, एगो चर्च के, एगो सामंत के देना था ना। टाइद टाइल, टाइद क्या था? धार्मिक टैक्स था। टाइल क्या था? राजा को दिया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स था वो, समझ गए। लेकिन बाद में टाइल को खत्म कर दिया था, बट टाइद रह गया था। 2 को बताया था आप लोग को टैक्स, पता था ना। बेचारा तृतीय स्टेट के लोग को इतना गरीब बना दिया ना, इतना गरीब बना, ये लोग इतना टैक्स पर लगा दिया ना बाबू। ये लोग बेचारा, वहाँ की जो देश जो था फ्रांस, इतना गरीब हो गया, इसका आर्थिक इतना पिछड़ा हो गया, पिछड़ गया, कोई हिसाब नहीं। आप लोग बताएंगे कि वहाँ की फ्रांस की जो संसद थी उसे क्या कहते थे? फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं? स्टेट जनरल, याद है, बताए थे। अरे हाँ बाबू, स्टेट जनरल नाम क्या था संसद के? स्टेट जनरल। जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाया, इतना गरीब हो गया था। स्टेट जनरल की बैठक में कोई बात नहीं सुना जाता था गरीबों की, कुछ बात नहीं सुना जाता था, कभी नहीं। उसका कोई प्रतिनिधि, तृतीय स्टेट के कोई प्रतिनिधि भी नहीं था उसमें, कोई प्रतिनिधि नहीं था। जान लीजिए कि शासक को, राजा को कंट्रोल करने की एक सरलमा संस्था भी बनी थी पेरिस में, लेकिन वो भी वही निकली। उसमें भी कौन लोग रहते पता था? द्वितीय स्टेट के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे। द्वितीय स्टेट के लोग ही, कुलीन वर्ग के लोग ही क्या थे? जो सरलमा संस्था थी ना, एक न्यायालय था, कोर्ट था एक, जिसमें जिसपे राजा को अंकुश लगाया जा सके, तो उसमें भी कुलीन वर्ग के ही लोग थे। तो कुलीन वर्ग का समर्थन कौन कर रहा था? राजा, समझ गए ना। पहला को भी विशेष अधिकार प्राप्त था और दूसरे वर्ग के लोग को क्या प्राप्त था? थी विशेष अधिकार प्राप्त था। बताया था ना सब चीज़ कि फर्स्ट स्टेट के लोग को भी क्या प्राप्त था? विशेष अधिकार। सेकंड स्टेट के लोग भी क्या प्राप्त था? विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में क्या प्राप्त था? कि उन लोग को कर नहीं देना है, दोनों लोग को कर नहीं देना था, याद रखिए। खैर इसे बता देता आप लोग को पहले ही। आज हम लोग क्या देखना है कि सामाजिक का बता दिया था आप लोग को। अब बताना था हमको मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। बताइए तृतीय स्टेट में कौन कौन आते थे, पता है ना आप लोग को? गरीब लोग, किसान, मजदूर, वकील, पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सब गरीब बेचारा थे। बताइए कारण देख रहे थे हम लोग, फ्रांस की क्रांति की कारण देख रहे थे। सब देख लेते। अब देखना है क्या? मध्यम वर्ग। क्या देखना है? मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं ना, वर्ग का उदय। और बुर्जुआ वर्ग जो उदय हुआ ना, जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इसमें मध्यम वर्ग पता है किसे कहते हैं? हाँ, जो
जो थर्ड स्टेट के लोग जो गरीब किसान लेबर वगैरह है, उसमें अगर कुछ पढ़ लिख के कुछ वकील बन गया, कुछ डॉक्टर बन गया, कुछ मतलब इस तरह से लोग बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग मतलब शिक्षित लोग हो गए, तो उन्हीं को कहते हैं मध्यम वर्ग का उदय हो गया, बुर्जुआ वर्ग उसी को बोलते हैं, समझ गए? माने तृतीय स्टेट के लोग में से जो कुछ पढ़ लिख के आगे निकल गए, थोड़ा-सा समृद्ध हो गए, तो उन्हें क्या कहेंगे? मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग के लोग उन्हीं को कहेंगे। तो मध्यम वर्ग के लोग पता है क्या क्या था उन लोग का नियम क्या था? उन लोग का नियम ये था ना बाबू, अच्छा शिक्षित जब हो जाएगा, तो क्या कहेगा? हम लोग को देश में तानाशाही ना रहे, और शिक्षित का मतलब ये ना है, समाज को एकजुट करना, जो आम पब्लिक थी उनको अधिकार दिलाना, है कि नहीं है? तो इस सब के बारे में मध्यम वर्ग के लिए ही लोग सोचते थे, समझ गए? क्योंकि पढ़ लिख गया था वो लोग, समझदार था वो लोग, पुस्तक लिखता था अपना, पुस्तक लिख के अब कहीं जय बनता है गुमटी पर बैठ के चाय पीता रहता था, अखबार उठा के पढ़ने लगता था कि ये देश में गरीबों का अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए इस तरह से, देश में सबको राइट अधिकार है, बराबर के अधिकार है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। इस तरह से ना ये लोग प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिए। मध्यम वर्ग का मतलब ये होता है जो प्रचार-प्रसार करने में आगे रहता है ये लोग, क्योंकि पढ़ लिख रहता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। क्या? तो इन लोगों ने देश में राजा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। प्रचार-प्रसार इतना किया ना कि नहीं बाबू, इस तरह से नहीं होना चाहिए, राजा हम लोगों से बहुत ही अत्याचार कर रहा है, ऐसे-वैसे हेन-तेन, पूरा मतलब जनता का आम पब्लिक के बीच जा-जा के एकदम बैठ-बैठ के उन लोगों को समझाती थी कि आप लोग को इसके इसके खिलाफ आपको क्रांति करनी चाहिए, परिवर्तन आपसे माँगना चाहिए, जो आपको अधिकार नहीं है, वो अधिकार के लिए लड़ना चाहिए आपको, अधिकार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जीवन के लिए। इस तरह से बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग जो थे ना बाबू, अपने प्रचार-प्रसार पूरा राजा के खिलाफ किया कि तानाशाह है, निरंकुश है, तुम लोग को ना अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो मतलब मध्यम वर्ग को देखते ना योगदान, आप लोग देखे ना योगदान क्या है ये लोग का? ये लोग का योगदान क्या है कि जनता को समझाना, जनता को एकजुट करना, संगठन करना, बैठक में बुलाना उन लोग को, समझाना कि किस तरह से जनता से, आम पब्लिक से लड़ना है। बात समझ आ रहा है आप लोग को? तो देखिए, मतलब मध्यम वर्ग किसे कहता है, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पर देते हैं। पढ़े लिखे लोग जैसे कर्मचारी, वकील, लेखक, व्यापारी, है ना? इन्हें ही क्या कहा जाता है ना? मध्यम वर्ग। क्या कहा जाता है? मध्यम वर्ग। मध्यम कर्मचारी आता है, वकील आता है, लेखक आता है, व्यापारी आता है, ये सब लोग क्या है? मध्यम वर्ग के लोग हैं। इन लोग का काम क्या है? समझाना बुझाना आम पब्लिक को, आम जनता को, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये लोग का योगदान, ये लोग क्या करता है पता है ना? ये लोग क्या करता है? ये लोग प्रचार प्रसार करता है, बैठक बुलाता है, बैठक में सबको समझाता है। आई ना बात समझ में? दूसरा देखें, अब आगे देखें, मध्यम समझ गए ना? तृतीय स्टेट में जो कुछ लिख, जैसे जो सबसे गरीब लोग होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ आ गया तो क्या कहेगा? मिडिल क्लास के लोग, मतलब थोड़ा समृद्ध है ना? थोड़ा अच्छा खासा है, मीडियम में है, नहीं होता है? अब सेकंड देखेंगे दार्शनिक। बहुत सारे दार्शनिक हैं। दार्शनिक पता है किसे कहते हैं? दार्शनिक उसे कहते हैं जो गुरु के पास जाके ज्ञान लिया जाता है। हाँ, जा घूम कर अगर शिक्षा ज्ञान देता है ना, समझाता है, उसे वही दार्शनिक कहते हैं। लेकिन देखिए, दार्शनिक का अर्थ ये होता है ना बाबू कि गुरु के पास जाके मतलब नज़दीक बैठ के एकदम गुरु से ज्ञान लेना, दार्शनिक ज्ञान, समझ गए ना? तो दार्शनिक जो लोग थे, दार्शनिक लोग में 2-3-4 वो लोग थे। एक थे मॉन्टेस्क्यू, थे ना? और एक थे वॉल्टेयर, एक थे रूसो, एक थे जॉन लॉक। 4 लोग थे, ये लोग क्या थे? दार्शनिक लोग। इन लोग का भी काम क्या था? जगह जाके बैठ के आदमी को बुला करके समझाना, अपनी पुस्तक लिखना, पुस्तक लिख के पूरा प्रचार करना, पुस्तक देना, पढ़ना वहाँ पे। इन लोग का भी वही काम था। जैसे 2 दार्शनिक लोग थे ना, ये मध्यम वर्ग के ही मतलब आते हैं, अंतर्गत आते हैं। जो दार्शनिक लोग हैं क्या आते हैं? मध्यम वर्ग के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का ही इनका भी वही काम है। समझ गए? प्रचार करना इस तरह से, देश की रक्षा के लिए बातें करना, गरीबों की अधिकार को दिलाना, राइट्स ऑफ मैन, समझ गए ना बात को? तो इस तरह से दार्शनिक लोग भी बहुत सारे हैं। देखिए, दार्शनिक कौन-कौन थे दार्शनिक में? मॉन्टेस्क्यू थे एक, मॉन्टेस्क्यू। पहले मॉन्टेस्क्यू के बारे में जान लेते हैं इसने क्या कहा, ठीक है? पहला कौन था? मॉन्टेस्क्यू। देखिए, इसकी पुस्तक का नाम क्या था पता है आप लोग को? इसकी पुस्तक का नाम था विधि की आत्मा। पहला वही था ना, मॉन्टेस्क्यू ही था ना, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा में उसने पता है क्या लिखा? देखिए, हम बताते हैं आप लोग को। जो मॉन्टेस्क्यू था ना बाबू,
मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम था कौची? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट माने आत्मा, समझ रहे बात को, LAWS लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो देखिए बाबू, हमारे कहने का मतलब ये है कि 17 पता है कब लिखा था बुक पुस्तक? 1748 में लिखा था, समझ गए? 1748 में इसकी पुस्तक का नाम क्या था? विधि की आत्मा। एग्जाम में पूछता है कि विधि की आत्मा की पुस्तक का रचयिता कौन है? मोंटेस्क्यू। क्या कहिएगा? मोंटेस्क्यू। उसमें पता है क्या लिखा था? लिखा था ना, पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। इसने क्या दिया था? शक्ति का पृथक्करण, यानी शक्ति जो है ना, शक्ति जो पावर होता है उसका पृथक्करण, पृथक्करण मतलब विभाजन होना चाहिए। तो इसने क्या कहा कि सरकार को 3 वर्गों में बटा होना चाहिए। इसने क्या कहा कि सरकार को 3 भागों में बटा होना चाहिए। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार को, जैसे हम लोग में क्या है कि नहीं? तीनों है कि नहीं है? सरकार बटा है कि ना? सरकार विभाजन है कि नहीं है? एक हाथ में क्या सारा शक्ति है? नहीं ना है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। नियम लागू करने का विधायिका का है, सॉरी, नियम बनाने का काम विधायिका का है, नियम लागू करने का काम कार्यपालिका का है, और जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा दंड देने का अधिकार न्यायपालिका का है, यही है। तो बताइए, मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक विधि की आत्मा था, विधि की आत्मा। समझ गए? इसकी लिखक कब लिखे थे? इस पुस्तक कब लिखे थे बाबू? बताते हैं। मोंटेस्क्यू 1748 में, विधि की आत्मा। इसके तहत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार को, सरकार की सारी शक्ति, देश की सारी शक्ति, चाहे सरकार की सारी शक्ति एक हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि 3 वर्गों में बटा होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? सरकार के 3 अंग होने चाहिए। किसने कहा? मोंटेस्क्यू ने कहा। तो मोंटेस्क्यू ने कितने वर्गों में बांटा सरकार के अंग? कितने पार्ट में कहा था? 3 गो। एक कहा था कौन? विधायिका, लेजिस्लेचर हो गया। एक होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एक होता है जुडिशियरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका। बताइए, विधायिका किसे कहते हैं? जो नियम कानून बनाता है, ठीक है, जो देश में जो नियम बनाता है। यह नियम क्या करता है? नियम बनाता है, और उसी नियम को ये क्या करता है? लागू करता है। ये क्या करता है? नहीं हो रहा है, मतलब नियम की देख रेख, लिख दें, नियम की पालन करना, दंड देना। न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, जज ही नहीं होते हैं। तो मोंटेस्क्यू ने क्या किया? वहाँ के क्या बताया कि सरकार के 3 अंग होना चाहिए, ना कि यहाँ पे राजा का एक ही राजा होना चाहिए। तानाशाह में क्या होता है? तानाशाह में क्या होता है पता है? तानाशाह में क्या होता है? एक ही राजा होता है, सबके सब पावर अपना ही ले रहता है, कि जब जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ कहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने क्या बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? सरकार के 3, ना सरकार की जितनी शक्ति है ना उसको 3 वर्गों में बटा होना चाहिए। कुछ दे दिए कार्यपालिका का, कुछ विधायिका, कुछ न्यायपालिका को। क्या ऐसा ठीक रहेगा ना भाई? एक हाथ में रहेगा तो मनमानी करबे करेगा, वो नहीं करेगा। तो इस तरह से सरकार जो है ना बाबू, 3 अंक के लिए, सॉरी, सरकार के 3 अंक की मांग किया कौन? मोंटेस्क्यू मांग किया। उसकी पुस्तक का नाम बताइए। विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉस। लॉ मतलब क्या होता है? नियम कानून। विधि की आत्मा, विधि। बस में आया ना यहाँ से 2 चीज। तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार ऐसी के, तो पृथक्करण का सिद्धांत दिया। पृथक्करण, पृथक्करण तो कुछ बंटवारा, समझ रहे ना? पृथक मतलब अलग अलग, अलग अलग हो गया ना 3 गो। सरकार के सारी शक्ति 3 गो वर्गों में बट गया। तो इस तरह से था। दूसरा पता है कौन आया था? दूसरा कौन था? वाल्टियर था, ठीक है ना बाबू? गोलू देखो तो, वाल्टियर। वाल्टियर जो था बाबू, दूसरा नाम हो गया ना, सॉरी, तीसरा नहीं नहीं, मध्यम वर्ग के ही, सॉरी, दार्शनिक दूसरा हो गया ये, ठीक है, दार्शनिक दूसरा। इसमें पहला नाम क्या था? मोंटेस्क्यू था। हम ABC का के नाम देते हैं, छोड़िए ना, आप लोग डिस्टर्ब होता है, AB कर देते हैं, ठीक है। अब ना वाल्टियर क्या कहा था पता है आप लोग को? वाल्टियर क्या, हाँ, देखिए, उसने राजतंत्र को दोषी करार दिया, उसका पर्दाफाश किया, और क्या कहा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसने क्या बोला? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, ठीक है। उसने बल दिया किस पे? किसे बल दिया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। कौन दिया? वाल्टेयर। उसने चर्च के खिलाफ बोला, राजतंत्र के खिलाफ बोला, बोला कि हाँ इसको समाप्त करने के लिए बात कही, जोर दिया समाप्त करने पर। और क्या कहा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया उसने। किस किस चीज़ पर जोर दिया? चर्च के धार्मिक पर खिलाफ बोला, ठीक है। एक राजतंत्र के खिलाफ बोला पर जोर दिया, और तीसरा समाज पर, और चौथा जो था ना बाबू क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। माने अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। हमारे देश में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें है, आर्टिकल हमें देता है आज़ादी। क्या है? हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कहीं भाषण कर सकते हैं, कहीं संगठन बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ मांग कर सकते हैं, लेकिन हिंसा से ना, अहिंसा से। हिंसा ना फैला कीजिएगा, आप गाड़ी तोड़ कीजिएगा, किसी का नुकसान करके नहीं ना कीजिएगा। तो हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक रूप से मांग आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो हमें क्या है? तो कहिएगा अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होता है? तो हम सरकार के खिलाफ कैसे बोल देते हैं कि मोदी जी ये नहीं किए, वो नहीं किए, लेकिन तानाशाह में कह दीजिएगा, कह दीजिएगा नहीं बोल सकते हैं, आपको टंगवा देगा वहीं से, मालूम नहीं है। तो सरकार जहाँ चुन के जाती है, जहाँ जनता ही सब कुछ पावर में होती है, तो बोल सकती है, व्यक्ति की आज़ादी है। तो वॉल्टियर बोला कि हमें क्या चाहिए? अभिव्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया कौन? वॉल्टियर। किस पे जोर दिया? अभिव्यक्ति। आई बात समझ में? क्या लिखे हमने? वॉल्टियर ने किस पे जोर दिया? मतलब राजतंत्र के खिलाफ बहुत सारा बात बोला कि राजतंत्र को समाप्त किया जाए, राजतंत्र को समाप्त किया जाए। राजतंत्र मतलब कुछ होता है, राज मतलब राजा, तंत्र माने शासन, राजा का शासन, यानी राजा का शासन किया जाए, समाप्त, ठीक है। राजा का शासन समाप्त किया जाए। जब से राजा का शासन समाप्त नहीं होगा तब से जनता का शासन नहीं आ पाएगा। तो प्रजातंत्र रहना चाहिए, ठीक रहेगा। हम लोग देश में क्या है? लोकतांत्रिक है, लोगों का क्या है? तंत्र है। लोकतंत्र, लोक माने लोग, आम पब्लिक, और तंत्र माने शासन, लोगों का शासन। यहाँ आम पब्लिक का क्या है? शासन है, समझ गए। हम लोग वोट देते हैं तो कोई सरकार बनती है किसी का, जब चाहेंगे तब उतार के फेंक देंगे नीचे, समझ गई। जब चाहेंगे ना उतार के फेंक सकते हैं, लेकिन बहुमत होना चाहिए मेंबर को। जिस मेंबर से बनता है ना उस मेंबर का बहुमत मिलना चाहिए उसको, 2/3, तब कोई गवर्नमेंट हटा सकते हैं बहुमत से। तो खैर वो सब राजनीति की बात है, आपको सिविक्स में पढ़ाएंगे, हालांकि पढ़ा भी दिए कुछ कुछ, पढ़ा है ना तब। तो वाल्टियर की कोई पुस्तक नहीं थी, लेकिन इसने दार्शनिक वाला काम किया, लोगों की भी जा के बताया कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, काहे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बोला कि हमें चर्च के खिलाफ जाना चाहिए, चर्च को कोई नहीं देंगे टैक्स, ठीक है। और क्या बोला कि राजतंत्र को समाप्त करना है तो करना है, बस एक ही नारा, राजतंत्र को समाप्त करना, एक ही नारा, राजतंत्र को समाप्त करना, ये नारा दिया। इस नारा को देते हुए आगे बढ़ा। फिर तीसरा तीसरा आए कौन? दार्शनिक आए। कौन था उनका नाम? रूसो आए, ठीक है। रूसो ने अपनी पुस्तक लिखा, कौन? सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। बाबू ठीक ठाक है? ये कब लिखा था? 1772 में लिखा था बाबू, सॉरी 62 में लिखा था, हाँ। देखिए रूसो, तीसरा दार्शनिक कौन था? रूसो। कौन था? रूसो। रूस ने अपनी पुस्तक 1782 में कौन सा लिखा? सामाजिक संविदा। ये एग्जाम में दिया था आपकी बार, जो बिहार दरोगा का एग्जाम आया हुआ था ना, तो बिहार दरोगा के पीटी में क्वेश्चन पूछा था, रूसो की पुस्तक का नाम सामाजिक संविदा, या फिर रूसो का था, या फिर मोंटेस्क्यू का था, विधि की आत्मा। ये दोनों एक में था, हमको आई थिंक याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम पेपर देखे थे उसमें सामाजिक संविदा का दिया, या फिर रूसो का पूछा था, या फिर मोंटेस्क्यू की पुस्तक पूछा था। एसआई में क्वेश्चन में, एसआई जो एग्जाम होता है दरोगा का ना, डबल स्टार वाला गए, तो पीटी के एग्जाम में दिया था, प्राइमरी टेस्ट एग्जाम दिया था। प्रीलिम्स में जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं, पीटी। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, अरे यार था आसान है, यानी जो शुरू से पढ़ते आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, समझ गए। तो विधि की आत्मा पुस्तक लिखा है इसने। सोच लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री आई, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग ना, आप अपना थोड़े देश के पढ़ रहे हैं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। अभी जितना पढ़े आप क्या पढ़े? वर्ल्ड हिस्ट्री। भौगोलिक खोज में अमेरिका के बारे में पढ़े हैं, भौगोलिक खोज में अमेरिका, भारत कैसे खोज हो गया, फिर अमेरिका के भौगोलिक, अमेरिका की खोज पढ़े थे, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, अमेरिका के बाद फ्रांस पढ़ रहे हैं, सब क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री ना। हम लोग अपना देश में बारे में बहुत पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, मंगोल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहुत सारा साम्राज्य है, समझ गई। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझ गए। तो इस तरह से बताइए कौन आया था? रूसो। रूसो ने पुस्तक कौन लिखा अपना? सामाजिक संविदा। इसने पता है क्या कहा था?
जनता की इच्छा के लिए ही बना है ना। एक और पॉइंट लिखे होंगे ब्लैक में, आप लोग को समझाए होंगे, उसने लिखा था जनता की शुरू से कैसे पॉइंट था बोली तो। शासन जनता के सहमति से, हाँ सही बात है, शासन जनता की सहमति से चलनी चाहिए, ठीक है। शासन जनता की सहमति से चलना चाहिए, न कि राजा की इच्छा से। बोला था नहीं नियम, ये पॉइंट बोला था, कौन बोला था, क्या बोला था बाबू, इसने क्या लिखा अपनी पुस्तक में, शासन जनता की इच्छा से। ठीक है बाबू, बताते हैं बाबू, एक सेकेंड, ठीक ओके, उठाओ बाबू, फोन आने से कट जाता है, दिक्कत हो जाता है, समझ गए आप लोग ना, तो आप लोग भी थोड़ा हमको एडजस्ट कीजिएगा, किसी तरह का कीजिएगा। देखो बाबू, तो हमने क्या लिखा, पुस्तक के नाम क्या था उसका, रूसो के पुस्तक का नाम क्या था, सामाजिक संविदा, क्या नाम था, सामाजिक संविदा, संविदा लिखे बाबू, क्या लिखे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, कोई संविदा को अनुबंधता कहता है, अनुबंधता, समझ गए। तो बताइए इसने क्या लिखा अपने सामाजिक संविदा में, लिखा था कि शासन जनता की सहमति से चलना चाहिए, सॉरी इच्छा से, सहमति से, शासन जनता की सहमति से चलना चाहिए, न कि राजा की इच्छा से, राजा की, ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब अपनी सामाजिक संविधा में बुक में लिखा था, शासन जनता की सहमति से चलना चाहिए, समझ गए, सहमति से चलना चाहिए, न कि राजा की इच्छा से। एक और बात कहा था, क्या कहा था, हाँ मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, मनुष्य, मनुष्य चुप रहिए, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, स्वतंत्र कैसे लिखा था, स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह, लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, सोच लीजिए, समझ गए। ये सब बात कह कह के आदमी के अंदर इच्छा जगाया कि आप राजा के खिलाफ होकिए, राजा के खिलाफ होकिए, राजा से अपना अधिकार मांगिए, जो अब अधिकार है आपको, अधिकार अगर मांगने से नहीं मिल रहा तो उसको छीन लिया जाता है, तो छीनिए अधिकार को, समझ गए। इस तरह से मतलब पूरा अपना से जितना कोशिश था ना बाबू, ये सब कोशिश कर ली सभी लोग, समझ गए। मोंटेस्क्यू बोला, वाल्टियर बोला, रूसो बोला, एक और थे जॉन लॉक, कौन थे, जॉन लॉक, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया, और उसमें क्या कहा, स्वतंत्रता, हाँ जीवन स्वतंत्रता संपत्ति, क्या बोला, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति को क्या बताया, मौलिक अधिकार, कौन था, जॉन लॉक, जॉन लॉक दार्शनिक था। जॉन लॉक के बारे में लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए जॉन लॉक के बारे में बाबू, देखो तो यहाँ पे देखा, कोई दिक्कत है आप लोग को जॉन लॉक के बारे में, यहाँ पे डी है ना, देखो बाबू डी दिक्कत तो बोलो, जॉन लॉक क्या सिद्धांत, कौन सिद्धांत दिया, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, कौन दिया, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन लॉक। उसने क्या कहा, हाँ उसने कहा था कि जिसमें प्राकृतिक अधिकार के बारे में क्या सिद्धांत में क्या लिखा था, लिखा था कि जिसमें जीवन स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और संपत्ति हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया है, आज़ादी, उसकी आज़ादी उसके मौलिक अधिकार है, ठीक है, संपत्ति उसका अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार, लेकिन हम लोग का ना पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति, अब संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं है, उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, समझ गए। मान लो कोई काम है गवर्नमेंट को, तो आप मान लिया, आप उसको कुछ काम, यहाँ से मान लो कुछ सड़क बनाना है, रेलवे क्रॉस करना है, रेलवे लाइन बिछाना है उसको, अब आपका पड़ जा रहा है खेत है, आपको नहीं मेरा तो मौलिक अधिकार है ना, आपका तो कहिएगा मेरा तो मौलिक अधिकार हम नहीं देंगे, तो बेचारा को फंस गया, देश का डेवलप नहीं हो पाएगा, देश आगे कैसे बढ़ पाएगा, तो इसलिए उसको मौलिक अधिकार से हटा के जगह जमीन को किसमें डाल दिया, कानूनी अधिकार में डाल दिया। अगर वो चाह जाएगा तो आपको देना ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन हाँ उसके बाद में आपको दे देगा, पैसा देगा,
जिस हिसाब से चलता है उसके हिसाब से आपको देगा पैसा, क्या करेगा? गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता आपको पैसा देके, आपसे ज़मीन ले लेगा। बात को समझ में आ रहा है ना? तो मौलिक अधिकार नहीं रह गया अब हम लोग का, हम लोग भारत देश में बता रहे हैं आप लोगों को। मौलिक ज़मीन जो है ना, मौलिक अधिकार, संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं है। है बात समझ में? तो टोटल कितने दार्शनिक थे? 4 दार्शनिक हमने नाम देखा। कौन-कौन? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, है ना? कौन-कौन? कौन-कौन? मॉन्टेस्क्यू, एक और कौन था? वॉल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, इन 4 को था। तो टेंशन में क्या है तू है बाबू? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, ये तो 4 लोग था दार्शनिक में। खूब प्रचार प्रसार के जनता के बीच में इच्छा को जड़ किया जाएगा। तो अब लोग हम देख लेते हैं कि एक बार ये लोग इस सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस सबको हम बताएंगे कारण को, संक्षेप में कारण लिख देंगे ये सब, ठीक है? फ्रांस की क्रांति के कारणों को हम संक्षेप में लिख के इसको खत्म करेंगे आज का क्लास, ठीक है? चलिए उतारिए। आप लोग समझे ना कारण? इसी सब कारण से ना बाबू जनता वहाँ का हो गया, भड़क गया, पूरा विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। तत्कालीन कारण पता है आप लोग को? तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण सबसे नजदीकी कारण क्या था? जैसे प्रथम विश्व युद्ध में पता है तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण ना, प्रथम विश्व युद्ध में पता है क्या? फर्डिनेंड का हत्या कर दिया गया था, सर्वे का धनी सिराजुआ में। पढ़ाएंगे आप लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वार, अगले चैप्टर में होगा, अगले चैप्टर में है। तो सुनिए ना, तो तत्कालीन कारण जानते हैं क्या था बाबू? फ्रांस क्रांति तत्कालीन कारण ये था ना कि स्टेट जनरल की बैठक, स्टेट जनरल की बैठक, यही था क्या? तत्कालीन कारण था। समझ में ना? क्यों था? क्योंकि स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई जाती है? जब देश में कुछ चीज़ लागू करना है, ठीक है? इसके लिए तो देश में देश की अर्थव्यवस्था इतना चरमरा गई थी, इतना डाउन हो गई थी बाबू ना, इस तरह से राजा को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। सोच लीजिए कि बहुत दिन के बाद बैठक हुई थी उस दिन। अब बैठक क्यों हुई थी? मतलब देश में जो आर्थिक स्थिति उसको समृद्ध बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो अच्छा कैसे किया जाएगा? वो क्या करता है राजा? राजा आम पब्लिक तो फिर दोबारा टैक्स लगाएगा, जहाँ 5 रुपया तो वहाँ जाकर 10 रुपया बढ़ाएगा, तो परेशान कौन होगा? आम पब्लिक। तो स्टेट जनरल की बैठक क्या थी? तत्कालीन कारण थी, क्योंकि उसमें जनता की कोई बात नहीं सुनी गई। क्या सुनी गई? तो कुलीनों की बात सुनी गई और पादरियों की बात सुनी गई उसमें। समझिए आप लोग? बताइए, फर्स्ट स्टेट के लोग को और सेकंड स्टेट के लोग की बात सुनी गई, तृतीय स्टेट के लोग की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि जबकि तृतीय स्टेट की जनसंख्या सबसे अधिक थी। समझ गए? सबसे अधिक किसकी थी? तृतीय स्टेट के लोग की संख्या थी। उसकी कोई बात नहीं सुनी गई वहाँ पे। जब स्टेट संसद में जब बैठक कोई बुलाई गई, तो आम जनता को भी बुलाया गया, लेकिन आम जनता को एक साइड किनारे किया गया और उन लोग को सीट दिया गया। किन लोग को? पादरियों को, कुलीनों को दिया गया। समझ गए? आपको घटना चक्र बढ़िया से इसका घटना बताएंगे अभी। हम आपको अभी संक्षेप में बताते हैं कि तत्कालीन कारण क्या था? स्टेट जनरल की बैठक, स्टेट जनरल की बैठक, ये तत्कालीन कारण था। खैर, हम लोगों ने उतना चीज़ देखा, कैसे कैसे मोंटेस्क्यू ने इस तरह से प्रचार प्रसार किया ये लोग, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति का संक्षेप में कारण। संक्षेप कारण, फ्रांस की क्रांति का संक्षेप कारण पहला जानते हैं क्या था? राजा का निरंकुश होना। क्या था? राजा का निरंकुश होना। दूसरा क्या था मालूम है आप लोगों को? असमान तथा अनिश्चित अनिश्चित कानून। कैसे था पता है? एक को कर देना था, एक को कर नहीं देना था। तो क्या है? असमान नहीं है? हाँ, एक और था पादरी तथा कुलीनों को कर से मुक्त रखना। पादरी तथा कुलीनों को कर से मुक्त रखना, ये सही था नियम है? हाँ, है नियम सही था? गलत था कि ना गलत था? बताइए, एक आदमी को नहीं देना है, एक आदमी को देना है, जो उसके पास कमाने की धंधा नहीं है, जो गरीब है उसी को देना है उल्टा। ये कौन नियम है? चौथा क्या था? राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना। राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना। याद है ना? राजमहल क्या था? वर्साई की महल, उसी का नाम क्या था? वर्साई की महल। और वर्साई के महल में कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां ही राजा था, उसी के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए ना? और उसकी पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनेंट। मैरी एंटोनेंट, एंटोनेंट कहिए, एंटोनेंट कहिए ना, नहीं बुझा रहा था। मैरी एंटोनेंट उसकी पत्नी थी। वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया महारानी थी, वहां से शादी करके लाया था, उसकी पत्नी थी। समझ गए? अच्छा, पत्नी कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। तब बताइए, फ्रांस के समर्थन में कौन आएगा? ऑस्ट्रिया का है, वहाँ का दामाद है, यही सुना होगा। तो पत्नी की वजह से नहीं आएगा क्या? ऑस्ट्रिया के समर्थन में आ जाएगा। महारानी से विवाह करता था बाबू, उसमें गजब भाई था। आज भी देखिएगा ना आप, वर्साई की महल है, कभी घूमिएगा ना जाकर वर्साई के महल में, आगे चलकर आप समृद्ध हो जाइएगा तब।
पैसा कमाने लगिएगा, अच्छा आप हो जाइएगा, फैमिली अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा अगर अर्न करने लगे तो कभी घूमिएगा फ्रांस जा करके, वर्साई के मॉल में। वर्साई के मॉल अभी भी इसी हैं, चाहे यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिएगा गूगल पे, वर्साई के मॉल पूरा घुमा देगा आपको, लुई सलामा के मकान पूरा। इतना पैसा पर खर्चा करता था ना भाई, मत कहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला था आप लोग बाबू, मध्यम वर्ग का उदय। समझ गए ना, कौन कौन था मध्यम वर्ग में? सब जो पढ़े लिखे लोग थे वही आते थे। छठा क्या था बाबू? दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिक कौन कौन थे बताइए? कौन कौन थे दार्शनिकों में? 4 थे, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, इन थे ना। दार्शनिकों की भूमिका हो गई। फिर कौन था बाबू? एक और था, क्या था? हाँ बात सही, स्टेट जनरल में स्टेट जो संसद थी, संसद में जनता की बात न सुनना। देखो लिखते हैं तत्कालीन। तत्कालीन कारण क्या था? फ्रांस की संसद कौन थी? स्टेट जनरल की बैठक में किसकी बातें ना सुनना? आम जनता की बातों को न सुनना। ये तत्कालीन कारण था। बुला के बात नहीं सुन रहा, बोल रहा है तुम पर और टैक्स लगाएंगे। बताइए बेचारा उसको कमाने के लिए रोज बेरोजगार बैठा है, वो लोग खाने के लिए आला पड़ा, कह रहा है टैक्स दुनिया पे लगे मोरी, तो जनता का होगा? आक्रोश नहीं हो जाएगा? उसी समय आक्रोश में होकर जाके अब दुर्ग किला था, बास्तिल दुर्ग किला था, बास्तिल दुर्ग 14 जुलाई को जा करके उस दुर्ग जो किला था उसको मार के तोड़ ताड़ के एकदम किला को एकदम, दुर्ग माने किला होता है, बास्तिल दुर्ग, नहस तहस करके जितना अनाज था ना, जितना कैदी बंदी था ना, उसमें सब भगा दिए, सब अनाज लूट के खाने लगा। वहीं से एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट में गया, ओथ लिया, शपथ लिया कि जब तक इस राजा को हटा नहीं देंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। समझ गए? ओथ शपथ लिया था, कहाँ जाके? टेनिस कोर्ट, जहाँ पे टेनिस खेला था ना, वहाँ पे बोलते हैं टेनिस कोर्ट। समझ गए? टेनिस कोर्ट बड़ा होता है, टेनिस कोर्ट में जाके सभी लोग 20 में जुट के शपथ ले रहे थे कि जब तक इस राजा को हटा ही नहीं देते तो यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। जाके बास्तिल दुर्ग का किला तोड़ दिया पूरा। उसी में से ये स्टार्ट हो गया, क्रांति स्टार्ट हो गया। ये सब जहाँ मन तहाँ बरसात से ऐसी अनाज नष्ट हो गया था, बरसात से इतना फसल था ना, सब खराब हो गया था। जनता दौड़ रही है, महिला थी महारानी के पीछे, मांग क्या रही है? रोटी रोटी दो, रोटी दो। क्या कर रही थी? ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो। बताइए, ये स्त्री था वहाँ के। और वहाँ के जो थे ना बेकरी वाले थे ना, जब वहाँ पे ओले पड़े थे, जब मौसम खराब हो गया था तो अनाज तो नष्ट हो गया, ये सब जितना फसल था ये सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब तो लाला पड़ गया खाने के लिए। उन लोग को रोटी का पैसा नहीं था, रोटी जो बनाना था ना उसके लिए पैसा उन लोग के पास नहीं था कि वो लोग बना के कुछ खा ले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितना बेकरी वाला दुकान था ना, बेकरी वाला जो केक देता है, ब्रेड वो देता है, सब बेकरी वाला का दुकान लूट लिया ले जाके। ये सिचुएशन था वहाँ के। समझ गई? आपको हम देख रहे हैं, आपको भी हम देख रहे हैं, प्लानिंग हो गई ना। तो ये था स्थिति वहाँ की, जर्जर हो गई थी एकदम जनता वहाँ की, आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई थी बाबू। क्या कहें आप लोग से, वहाँ के इतना बेरोजगारी हो गया था ना बाबू, उन लोग का गरीबी इतना छा गया था कि सोच लीजिए एक ही कपड़ा से पूरा 7 साल में पहनता था वो लोग, साल का 5 साल पहनता था वो लोग, जब तक फट ना जाए बढ़िया से। ये थी स्थिति, लेकिन राजा कहाँ समझता था, इसलिए राजा को लास्ट में काट दिया, मूड़ी रख के काट दिया। ले जब वहाँ सरकार बदल गई, वहाँ की सरकार आ गई तो काट दिया उसको, दोषित करा काट दिया उसको गिलोटिन पे। अब महारानी को भी सूली चढ़ा के घसी घसी मारा वहाँ के लोग। आगे बताएंगे आपको घटना पूरा, समझ गए? तो आज क्लास मेरे भाई यहीं तक रहेगा, कल आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक ना? इसलिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना? ठीक है।